गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के ही एक और महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अभी तक पूर्व की कक्षाओं में हमने इसके अंग सुरक्षा परिषद, महासभा, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय, इन 5 अंगों के बारे में पढ़ लिया है। और आज की कक्षा में इसके छठे अंग के रूप में हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आपको इस नाम से ही समझ में आ गया होगा बच्चों कि इस अंग को, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को, संयुक्त राष्ट्र का एक अंग बनाने के पीछे संयुक्त राष्ट्र के निर्माताओं की क्या मंशा रही होगी। तो बिल्कुल सही समझे आप कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष कानून से संबंधित प्रश्न उपस्थित होंगे तो वह कहाँ पर विचारित किए जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए ही इस अंग की स्थापना का निर्णय लिया गया। यानी कानून से संबंधित प्रश्नों पर विचार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संयुक्त राष्ट्र संघ के एक अहम अंग के रूप में स्थापना की गई। इसका निर्णय बच्चों वॉशिंगटन की एक बैठक जो 1945 को हुई थी उसमें लिया गया, या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रारूप का निर्धारण इस बैठक में किया गया। इस बैठक में ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर 92 से 96 तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधानों का वर्णन किया गया और यह बताया गया कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक न्याय संबंधी प्रधान उपकरण होगा जिसके निर्णयों की सभी सदस्य राष्ट्रों से उपेक्षा रखी गई, कि जिसके निर्णयों पर वे सभी सदस्य राष्ट्र सहमत होंगे, इसके निर्णयों का सम्मान करेंगे जो कि इसके द्वारा लिए गए हैं, और न केवल इतना वरन उनको लागू करने, उनको क्रियान्वित करने के भी भरसक प्रयास करेंगे, भली भांति प्रयास करेंगे। अब इस न्यायालय की स्थापना की बात करें बच्चों तो 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हेग में की गई थी और आज भी हेग में ही, जेनेवा के हेग में ही इसका प्रधान कार्यालय है भी। साथ ही इसके अपने जो संविधान है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो अपना संविधान है उसमें कुल 70 अनुच्छेद हैं, जिनमें हम न्यायालय के अधिकार, उसके अधिकार क्षेत्र, उसके कार्य संचालन संबंधी नियम कि वो कैसे काम करेगा, कैसे कानूनी प्रश्नों पर व्यापक विचार विमर्श करके उन पर किस प्रकार निर्णय देगा आदि के बारे में व्यवस्था की गई है इसके 70 अनुच्छेदों में। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके गठन की। तो इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं बच्चों, जिनका चुनाव बिना किसी जाति, भेद, रंग, लिंग के उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि को लेकर जो विशेषज्ञ व्यक्ति हैं, जो कुशल है, योग्य है, ईमानदार हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि, शानदार अंतर्राष्ट्रीय छवि है, उनको चुना जाता है, या उनमें से इन 15 न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। ये 9 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा चुने जाते हैं और इन 15 न्यायाधीशों में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुना जाता है, जो कि 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। साथ ही इन 15 न्यायाधीशों का चुनाव करते वक्त यह पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है कि संसार की सभी न्याय व्यवस्थाओं को, यानी विश्व के अधिकांशतः न्यायिक क्षेत्र इसके अंतर्गत प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सके, अधिकांश न्यायिक क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। यानी किसी एक ही क्षेत्र से एक से अधिक न्यायाधीश न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, या कह सकते हैं एक राष्ट्र से एक ही न्यायाधीश चुना जाए, एक से अधिक न चुने जाए।
पर हाँ, यहाँ पर इनके पुनर्निर्वाचन की भी व्यवस्था की गई है, यानी एक बार 9 साल पूरे होने के बाद कोई भी न्यायाधीश यदि वो कुशल विधि विशेषज्ञ है तो पुनः निर्वाचित हो सकता है। इस प्रकार बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन किया गया है। साथ ही चूँकि यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल के वो जजेज होते हैं। ऐसे में उनको कुछ उन्मुक्तियाँ या कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं, जो कि आप देख सकते हो कि विभिन्न देशों के राजदूतों और राजनयिकों को जो उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है, वही इनको भी उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती है। अब इसकी कार्रवाइयों की बात करें बच्चों, तो इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमत से लिए जाते हैं, और बहुमत न होने की स्थिति में सभापति द्वारा इसमें अपना जो निर्णायक मत है वह भी दिया जाता है। यानी यदि निर्णयों पर बहुमत समर्थित न हो, सहमत न हो, तो सभापति अपने निर्णायक मत द्वारा उस किसी भी विवाद पर निर्णय दे सकता है। जहाँ तक गणपूर्ति की बात है, किसी भी बैठक के लिए आवश्यक जजेज की संख्या की बात है बच्चों, तो वह 9 रखी गई है। यानी जब तक 9 न्यायाधीश उपस्थित नहीं होंगे तब तक किसी भी का विषय पर कार्रवाई करना संभव नहीं होगा। भाषाओं की बात करें बच्चों, तो फ्रेंच और अंग्रेजी इनकी अधिकृत भाषा है जिसमें निर्णय लिखे जाते हैं। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके समक्ष वे सब विवाद जा सकते हैं जो कोई भी राज्य या देश इसके सामने रखना चाहे, जिनका कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और किसी संधि के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाना जाना अनिवार्य है। साथ ही जो एक अहम बात और है वह यह है बच्चों कि इसमें जो विवाद है वो सिर्फ राष्ट्र या देश ही ला सकते हैं, कोई व्यक्ति, कोई इंडिविजुअल यहाँ पर अपने विवादों को नहीं रख सकता है। हाँ, ऐसी व्यवस्था है कि जो देश इसके सदस्य नहीं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, फिर भी वह अपने विवाद को यहाँ पर विचार विमर्श हेतु लाना चाहते हैं, तो वह सुरक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने विवाद को सुनवाई के लिए ला सकता है। अब मैं बात करूँगी कि इसके जो निर्णय दिए जाते हैं, जो ये न्यायालय निर्णय लेता है किसी भी संदर्भ में, तो वह निर्णय अंतिम होते हैं। अंतिम होने का मतलब इनके विरुद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती है। हाँ, कभी यदि किसी को लगे, किसी पक्ष को, कि निर्णय पर व्यापक विचार विमर्श नहीं हुआ है या कोई पक्ष छूट गया है, तो वह पुनः विचार के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यायालय को भी ये अधिकार है कि वह किसी भी निर्णय को देने से पूर्व उस मुद्दे को, उस विषय को, विवाद को किसी व्यक्ति विशेषज्ञ को, कानून में जो व्यक्ति विशेषज्ञ है, जो व्यक्ति कानूनी विशेषज्ञ है, उसको या अपने द्वारा गठित किसी कमेटी को उसकी सुनवाई के लिए, उसकी जांच के लिए नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा बच्चों, मुकदमे की जो सुनवाई है वह सार्वजनिक रूप से होती है, पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से होती है। परंतु यदि वादी और प्रतिवादी प्रार्थना करे तो बंद कमरे में भी मुकदमे की सुनवाई न्यायालय कर सकता है। सभी प्रश्नों पर निपटारा उपस्थित न्यायाधीशों के बहुमत से होता है, और जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, यदि निर्णय बहुमत से न हो तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत न्यायाधीश, जो सभापति के पद पर आसन है, वह अपना निर्णायक मत देकर उस मुकदमे पर निर्णय दे सकता है। साथ ही बच्चों, मुकदमे के निर्णय खुली अदालत जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की निर्णय होने के बाद खुली अदालत में उस निर्णय को पढ़ा जाता है और उस पर सभापति और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होते हैं, और इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
विभिन्न देशों के कानूनी प्रश्नों से संबंधित विवादों पर कार्रवाई करता है या उनको सुनता है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्राधिकार की, यानी कौन कौन से वे मामले हैं जिन पर यह सुनवाई कर सकता है। तो बच्चों, इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हम 3 भागों में बांटकर देखेंगे। पहला है ऐच्छिक, दूसरा है अनिवार्य और तीसरा है परामर्शदात्री के रूप में या परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार की में बच्चों, इसको उन सभी मामलों पर विचार करने का अधिकार होता है जिनको संबंधित राज्य या देश न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करे, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं या संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। जो भी देश इसके सम्मुख मामले लाएंगे वह उन पर विचार कर सकता है, उनकी सुनवाई कर सकता है। और जहाँ अब अनिवार्य क्षेत्राधिकार की बात करें बच्चों, तो राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है। यानी यदि कोई देश अपनी तरफ से घोषणा करे कि इन क्षेत्रों में मैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपने यहाँ सुनवाई का, अपने यहाँ विचार का अधिकार देता हूँ, तो अनिवार्य रूप से यह न्यायालय सुनवाई करता है, विचार करता है। और साथ ही संधि की व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के क्षेत्र से संबंधित सभी मामले हैं या अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य के उल्लंघन का कोई मामला आ जाए या किसी अंतर्राष्ट्रीय विधि के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का जो रूप और परिणाम का निर्धारण की बात आ जाए, वे सब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब आते हैं परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार। नाम से ही लग रहा है परामर्श देने का काम भी यह न्यायालय करता है। तो बच्चों, परामर्श देने में यह न्यायालय महासभा और सुरक्षा परिषद को किसी भी प्रश्न पर परामर्श दे सकता है यदि वह चाहते हैं कि इनके समक्ष उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर वह परामर्श दे। तो साथ ही यूएनओ के अन्य अंग या इसके विशेष अभिकरण हैं, वे भी उनके अधिकार क्षेत्र में उठने वाले कानूनी प्रश्नों पर न्यायालय से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। परामर्श के लिए इनको न्यायालय के सम्मुख लिखित रूप से प्रार्थना पत्र के रूप में प्रश्न का विवरण दिया जाता है और वे सभी दस्तावेज दिए जाते हैं जो प्रश्न पर प्रकाश डाल सके, जिनको कि न्यायालय को सुनवाई के लिए जिन पर कि न्यायालय को सुनवाई करनी है। हाँ, यहाँ पर मैं यह बताना चाहूँगी बच्चों कि न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श केवल परामर्श ही होता है। उसको मानने के लिए जो भी अंग या संस्था ने परामर्श मांगा है वो बाध्य बिल्कुल नहीं होते हैं। अब आते हैं इसके निर्णयों की क्रियान्वयन की बच्चों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो भी फैसले लिए जाते हैं या जो भी निर्णय लिए जाते हैं, उम्मीद की जाती है कि दोनों पक्ष उनको माने। पर यदि एक पक्ष निर्णय को नहीं मानता है तो और दूसरा पक्ष सुरक्षा परिषद का आश्रय ले लेता है, तो ऐसे में न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करवाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि सुरक्षा परिषद के 9 सदस्यों की सहमति हो, जिनमें 5 स्थायी सदस्यों की सहमति आवश्यक रूप से हो। तो सुरक्षा परिषद यहाँ पर आवश्यकता समझने पर कार्रवाई कर सकती है। व्यवहार में मैं कह सकती हूँ बच्चों कि व्यवहार में देखा गया है कि इसके निर्णयों की सभी सदस्य राज्यों द्वारा या जो भी देश इसमें अपने प्रश्न सुनवाई के लिए लाते हैं, उनके द्वारा इनके निर्णयों की आदर रखा जाता है, सम्मान किया जाता है, पालन किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाते हैं उनके आधार क्या रहते हैं बच्चों। किन आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अक्सर निर्णय देने का काम करता है या किन विधियों को सामने रखते हुए, ध्यान में रखते हुए वह निर्णय करता है। तो मुख्य रूप से उसके द्वारा ये 4 जो हैं बातें, उनको ध्यान में रखते हुए निर्णय दिए जाते हैं बच्चों। जैसे पहला है
सामान्य और विशिष्ट जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई हैं, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट, जो भी पूर्व में अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हुई हैं, समझौते हुए हैं, उनके वादग्रस्त पक्ष के स्वीकार करते हों उनके आधार पर, यानी पूर्व में हुई अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौतों जिनको कि जो वादग्रस्त पक्ष हैं स्वीकार कर ले तो उनको आधार मानते हुए, दूसरा वे सभी अंतर्राष्ट्रीय परंपराएं और रीति रिवाज जिन्हें सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है या माना जाता है। अगला एक और आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय निर्णय देने का काम करता है, वो है यह बच्चों कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा जितने भी मान्यता प्राप्त कानून हैं उनके जो सामान्य सिद्धांत हैं, कॉमन लॉ जिसको कह सकते हो आप, उसके आधार पर भी यह निर्णय देने का काम करता है। और अगले आधार के रूप में वह निर्णय देने के लिए जो अलग अलग राष्ट्रों के कानूनविद हैं, विधिवेता है या न्यायाधीश है, उनके द्वारा जो दिए गए निर्णय होते हैं उनको आधार मानते हुए भी वह निर्णय देता है। तो इस प्रकार बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कानून से संबंधित प्रश्न उपस्थित होने पर जो भी देश इसके समक्ष उन प्रश्नों को लाता है उन पर सुनवाई करने का, व्यापक विचार विमर्श करने का कार्य करता है, उन पर निर्णय देने का काम करता है। उन निर्णयों को यथासंभव सभी देश आदर और सम्मान देते हैं, यानी आप कह सकते हो मानते हैं। बहुत कम ऐसा देखा गया है व्यवहार में कि इसके निर्णयों की सदस्य राष्ट्रों ने अवहेलना की है या उपेक्षा की है, क्योंकि इसके पीछे 2-3 बातें मैं बता सकती हूँ कि यदि वो ये अवहेलना करते हैं, जैसे एक पक्ष कर दे, तो हो सकता है आने वाले समय में कभी उसके विरुद्ध भी निर्णय दिया गया हो या उसके पक्ष में निर्णय दिया गया हो और सामने वाला पक्ष उसको मानने से इनकार कर दे, तो एक तो इससे डरते हुए प्रश्न जो भी विवाद से संबंधित पक्ष हैं उसको मानने के लिए एक तरह से बाध्य हो जाते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि इसके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, चूँकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का न्यायालय है, ऐसे में संबंधित पक्षों का इसके निर्णय की अवहेलना करना एक तरह से असंभव सा हो जाता है, क्योंकि वह ऐसा करके विश्व लोकमत के समक्ष अपने आप को नीचा नहीं करना चाहते या अपनी छवि को धूमिल नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का न्यायालय होने के कारण भी कई बार इसके संबंधित पक्ष इसके निर्णयों को मानने को बाध्य होते देखे गए हैं। अब बात आते हैं हम इसके मूल्यांकन पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मूल्यांकन पर या इस अंग के को निष्कर्ष रूप में या सार रूप में समझने पर। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भूमिका है वह तभी प्रभावी और उपयोगी साबित हो सकती थी, लाभकारी साबित हो सकती थी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, जबकि इसके निर्णयों को लागू करवाने के लिए उसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति होगी। पर हमने पूरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पर चर्चा कर ली और हमने कहीं नहीं देखा कि इसके निर्णयों को लागू करने के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति है। तो ऐसे में यह बाध्यकारी शक्ति का जो अभाव है वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इसकी भूमिका को, इसके महत्व को, इसकी उपयोगिता को उस रूप में नहीं स्थापित कर पाया है जिस रूप में यह स्थापित हो सकता है। हाँ, यह बात अलग है कि आज तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस न्यायालय द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए गए हैं जिनका सदस्य देशों ने या उन देशों ने जो इसके समक्ष मामला लाए थे उन्होंने पालन किया है, और जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना भी हुई है। परंतु यह भी देखा गया है बच्चों कि बाध्यकारी शक्ति के अभाव के कारण अक्सर राज्य इसके निर्णयों की अवहेलना करते हैं और इसके प्रति एक असहयोगपूर्ण रवैया भी रखते हैं, जो निश्चित तौर पे इसकी भूमिका को कम करता है, इसकी भूमिका और इसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस प्रकार हम देखें कि आज तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने लगभग 150 से 200 मामलों पर अपना निर्णय दिया है, और जहाँ तक
परामर्श की बात है बच्चों, तो उसने अभी तक केवल 50 प्रश्नों पर या इससे थोड़े अधिक प्रश्नों पर ही अपना परामर्श देने का काम किया है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो ये संयुक्त राष्ट्र संघ है वह तभी काम करता है जबकि सुरक्षा परिषद काम करती है या सुरक्षा परिषद की मंशा होती है। और यहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी कार्य करना उनकी ही मंशा पर निर्भर करता है। तो ऐसे में जब भी कोई कानूनी प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष भी लाए जाते हैं, तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि पक्ष सुरक्षा परिषद की शरण ले सकते हैं और सुरक्षा परिषद की शरण लेते ही सुरक्षा परिषद में उस कानूनी प्रश्न को राजनीतिक रूप दे दिया जाता है और राजनीतिक दृष्टि को, राजनीतिक लाभों को ध्यान में रखते हुए ही उस पर फिर निर्णय दिया जाता है। और ऐसा करके हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अपनी भूमिका उस रूप में नहीं निभा पाया है जैसा कि उसमें को निभानी चाहिए थी या जैसा कि वो निभाना चाहता है। यहाँ पर कश्मीर प्रश्न ले सकते हैं हम, या स्वेज नहर के प्रश्न को ले सकते हैं, जो पूरी तरह से कानूनी प्रश्न थे, परंतु उन पर निर्णय सुरक्षा परिषद के कारण राजनीतिक भावना के आधार पर ही लिए गए। तो इस प्रकार बच्चों, आज की क्लास में आपने यूएनओ के एक महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में पढ़ा, उस पर हमने विस्तार से चर्चा की। जैसे किसी भी देश में उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, यह न्यायालय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सभी देशों के समक्ष उपस्थित होने वाले कानूनी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। और जहाँ तक संभव हुआ है, इसने अपनी भूमिका, अपना योगदान अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समस्याओं को सुलझाने में, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने में दिया है। थैंक यू बच्चों।